आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस एंड टर्म कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन वन शॉट। तो इस वीडियो में कंप्यूटेशनल थिंकिंग के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपके एंड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस क्वालिफायर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक्सप्लेन्ड इन वन शॉट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो टोटल 4 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं: बूलियन, इंटीजर्स, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो बूलियन ये होते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यूज जो होती हैं उनको बूलियंस कहते हैं। इंटीजर सबको पता है क्या होता है। कैरेक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक यानी कि लेटर्स एंड नंबर्स बोथ, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड साइन, डॉलर साइन एटसेट्रा। एंड स्ट्रिंग्स आर एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो सवाल आता है कि सूडो कोड क्या होता है। तो सूडो कोड भी कोड जैसे किसी एल्गोरिदम या प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने का एक स्टेप बाय स्टेप नोटेशन होता है, लेकिन वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस नहीं होता है, वो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से सिमिलर होता है। तो जो हम सूडो कोड जो यूज करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, वो कुछ कहते हैं कि सी से सिमिलर है और पाइथन से भी थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज होल्ड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स जिनको फंक्शंस भी कहते हैं, उनको हम एक टाइप की मशीन समझ सकते हैं कि एक फंक्शन को जब कॉल करता है तो वो कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस होता है, उसको फॉलो करके हमें एक आउटपुट देता है। तो एक प्रोसीजर का एग्जांपल देख लेते हैं, टू सम अप मैथ्स मार्क्स। और अब आपको ये प्रोसीजर का सिंटेक्स समझना पड़ेगा। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स इज बेसिकली द वे इन विच कोड इज रिटन। कुछ रूल्स होते हैं एंड कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है कोड लिखने के लिए, और उसी को सिंटेक्स कहते हैं। सो प्रोसीजर का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होता है कि पहले हम प्रोसीजर लिखेंगे, फिर जो प्रोसीजर का नाम है, इस केस में सम मैथ्स, वो लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स में एक एट्रीब्यूट आता है जो कि चेंज हो सकता है। यानी कि एट्रीब्यूट एक वैल्यू हमें गिवन होगी जिसके हिसाब से हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, और वो प्रोसीजर के नाम के बाद ब्रैकेट्स में वो गिवन होता है। एंड फिर इधर से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सम इज इक्वल टू 0। सम एक वेरिएबल है जिधर 0 वैल्यू असाइन करी गई है, यानी इनिशियलाइज करी गई है। देन व्हाइल लूप आता है। तो लूप से समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज बार बार रिपीट होने वाली है इसमें, और इनको इटरेटर्स भी कहते हैं, यानी कि किसी प्रोसीजर को बार बार इटरेट करेंगे जब तक कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू रहती है। तो वो स्पेसिफाइड कंडीशन व्हाइल के बाद ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। जैसे कि इस केस में व्हाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स, तो जब तक पाइल 1 में और कार्ड्स रहेंगे तब तक ये प्रोसीजर बार बार इटरेट होता रहेगा, और फिर ये वाली ब्रैकेट्स यूज करके वो प्रोसीजर को बताया जाता है जो इटरेट होता रहेगा। तो द प्रोसीजर इज एज फॉलोज: पिक अ कार्ड x फ्रॉम पाइल 1, मूव इट टू पाइल 2, फिर इफ यूज किया गया है। तो इफ एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा जाता है, नहीं तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। और वो कंडीशन इफ के बाद ब्रैकेट्स में बताई जाती है, और इस केस में वो है x डॉट जेंडर इज इक्वल टू जेन। 2 बार इक्वल टू यूज हुआ है, यानी वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, असाइन नहीं कर रहे हैं। तो x डॉट जेंडर, अगर x का जो जेंडर है वो जो हमें गिवन जेंडर होगा उससे इक्वल है, तभी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि सम, जो कि टोटल सम को डिनोट करता है, उसमें x डॉट मैथ की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, एंड x बीइंग द कार्ड जो कि हमने पाइल 1 से पिक किया था। एंड एट द एंड जब ये व्हाइल लूप पूरा हो जाएगा, पाइल 1 में कार्ड नहीं बचेंगे, तब हम रिटर्न पर चले जाएंगे। रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जब हम किसी प्रोसीजर के एंड में किसी वैल्यू को आउटपुट करते हैं। तो रिटर्न के बाद ब्रैकेट्स में जो वैल्यू लिखी जाएगी वो आउटपुट हो जाएगी उस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे। सो सम इन दिस केस, यानी टोटल सम ऑफ मैथ्स मार्क्स, इज द वैल्यू जो कि आउटपुट होगी हमेशा इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा प्रोसीजर को एंड करने के लिए, एंड सम मैथ्स बोल देते हैं। सो दिस इज हाउ अ वैल्यू इज रिटर्न्ड और आउटपुटेड इन अ प्रोसीजर, एंड दिस इज हाउ अ प्रोसीजर इज एंडेड। और हमें ये समझना है कि एक प्रोसीजर यानी कि फंक्शन और प्रोसीजर एक ही चीज है, कि वो एक जनरल पर्पस मशीन है। यानी कि हम प्रोसीजर को कॉल करते में इस वैल्यू को, जो ये आर्ग्यूमेंट होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, मेल फीमेल एटसेट्रा, हम कोई सा भी जेंडर यूज कर सकते हैं इधर। यानी कि हम एक प्रोसीजर को डिफाइन करने के बाद उसको दूसरे केसेस में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ एन एल्गोरिदम, जो कि स्पेसिफिकली आई डोंट थिंक एग्जाम में पूछते हैं, पर एक एल्गोरिदम की फंक्शनिंग को समझने के लिए इसको रेफर कर सकते हैं। और एक एल्गोरिदम इज जस्ट बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क।
मैं इधर ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इन माय ओपिनियन तुम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जब क्वेश्चन समझ नहीं आते तो जो कॉन्सेप्ट वीडियोस प्रोवाइडेड है पोर्टल पे उनको देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा थ्योरी कंप्यूटेशनल थिंकिंग में पढ़ना इतना हेल्पफुल इन माय ओपिनियन नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड इन वन शॉट वीडियो बना रखी है। फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन होगा, उसको देखो। और ये वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुए हैं। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाकर ओवरव्यू देना इस वीडियो का पर्पस था। पोर्टल पे एग्जॉस्टिव कंटेंट अवेलेबल है, उसको देखो। अ ह्यूज थैंक्स टू गगनीत कौर फॉर दीज नोट्स एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस एंड आई विल सी यू सून। बाय। आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस क्विज 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन वन शॉट। तो इस वीडियो में कंप्यूटेशनल थिंकिंग के क्विज 2 के सारे फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का क्विज 2 के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम इस वीडियो में वीक 5 से वीक 8 तक का प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से जो कि है लिस्ट। तो पहले हमने देखा था कि कैसे एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करता है, वैसे ही एक लिस्ट मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकती है। लिस्ट का सूडो कोड या सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है कि ऐसी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं जिसके अंदर वैल्यूज लिखी जाती हैं और हर वैल्यू जैसा कि आप इधर देख सकते हो एक कॉमा से सेपरेटेड होती है। और अगर लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू नहीं होती है तो ऐसे ही ये एम्प्टी लिस्ट हो जाती है। तो हम जो सूडो कोड पढ़ रहे हैं उसमें हमें अगर दो लिस्ट को ऐड करना है तो हम कुछ इस तरह से ये प्लस प्लस साइन यूज करके दो लिस्ट को एक दूसरे से ऐड कर सकते हैं। और हमें अगर किसी लिस्ट की वैल्यूज से इटरेट कराना है किसी ऑप्शन को, यानी कि हर वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन अप्लाई कराना है, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि लेट देयर बी अ लिस्ट एल और फिर हम फॉर ईच टर्म का यूज करेंगे यूजिंग दिस फॉर ईच एक्स इन एल, यानी कि फॉर ईच वैल्यू इन एल एक्स की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, वो बस एक वेरिएबल है। फिर ये वाली ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट होंगी एंड स्टॉप होंगी एंड डू समथिंग विद एक्स। डू समथिंग की जगह कोई भी रैंडम ऑपरेशन आ सकता है। सो दैट्स हाउ यू इटरेट थ्रू अ लिस्ट। लिस्ट फंक्शंस, यानी कि इन फंक्शंस को कॉल करके आप लिस्ट पर कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो इधर कुछ एग्जांपल्स हैं उसके, जैसे कि लेंथ एल, सो ये सिंपली नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न कर देगा। फर्स्ट एंड लास्ट एल, फर्स्ट और लास्ट टर्म रिटर्न कर देंगे। रेस्ट एल फंक्शन सारे वो आइटम्स एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट आइटम रिटर्न कर देगा। इनिट डॉट एल सारे आइटम्स एक्सक्लूडिंग द लास्ट आइटम रिटर्न कर देगा। और मेंबर एल कॉमा ई is used to check whether E is part of the list L or not। तो ये true या false में अपनी value return कर देगा। Guys, you are finding this video helpful। If you are still watching this, तो please अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो for more such videos। अब हम आ जाते हैं डिक्शनरीज पे, जो कि जानी जाती है की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए। तो इसका स्यूडो कोड देख लेते हैं। तो ये लिखी जाती है ऐसी कर्ली ब्रैकेट्स के बीच जिसमें एक की होती है और फिर ऐसे डॉट्स के बाद वैल्यू होती है, जैसा कि आप इन एग्जांपल में देख सकते हो। तो इधर राहुल की है और 92 वैल्यू है और केवल कर्ली ब्रैकेट्स एम्प्टी डिक्शनरी होती है। सो हम डिक्शनरीज में कुछ इस तरह से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेंगे, फिर ऐसे डी लिखेंगे, फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में की का नाम लिखेंगे। इधर ये दिख रहा है K1 है वो की है और जो V1 है वो वैल्यू है। तो इस तरह से K1 की को V1 वैल्यू असाइन हो जाएगी एंड इस तरह से आप मल्टीपल की वैल्यूज पेयर एक डिक्शनरी में क्रिएट कर सकते हो। एंड हाउ टू इटरेट थ्रू अ डिक्शनरी, तो हम इसका यूज करेंगे कीज ब्रैकेट में डिक्शनरी का नाम, फॉर एग्जांपल डी विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज इन द डिक्शनरी। और फिर हम सिंपली जैसे लिस्ट के लिए इटरेट करते थे वैसे ही डिक्शनरी के लिए भी इटरेट करेंगे, क्योंकि कीज डी हमें ये लिस्ट मिल चुकी है। तो फॉर ईच के इन की डी डू समथिंग विथ डी ब्रैकेट्स में के, और ये फंक्शन इस की ब्रैकेट्स में डी कॉमा के रिपोर्ट्स वेदर के इज अ की इन डी और नॉट। तो ट्रू या फॉल्स में आंसर दे देगा ये। तो जो अपना कंप्यूटेशनल थिंकिंग का सिलेबस है उसमें ट्रेन्स डेटा सेट का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, यानी कि ग्राफ के जो वर्टिसेस है वो स्टेशंस हैं। तो इस वजह से हमें इसमें रूट्स फाइंड करने होते हैं बिटवीन द स्टेशंस, और हमें इसमें डायरेक्ट या एन हॉप रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। एन हॉप रेफरिंग टू द नंबर ऑफ चेंजेस इन स्टेशंस दैट वी मेड इन द रूट। अब हम आ जाते हैं मैट्रिसेस पर। तो मैट्रिसेस सबने पढ़ी हुई है,
मैट्रिसेस एक 2 डायमेंशनल टेबल होती है विथ m रोज एंड n कॉलम्स, और बाय कन्वेंशन रोज एंड कॉलम्स की जो नंबरिंग होती है वो 0 से ही स्टार्ट हो जाती है। और मैट्रिक्स की किसी भी वैल्यू को कॉल करने के लिए हम कुछ इस तरह से मैट्रिक्स का नाम फिर आई और जे टाइप कर कर हम कॉल कर सकते हैं उसको, आई एंड जे बीइंग द रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। एंड क्योंकि 0 से ही नंबरिंग स्टार्ट हो गई है तो आई की वैल्यू और जे की वैल्यूज m-0 और m-1 या n-1 के बीच में रहनी पड़ेगी। बेटर समझने के लिए इस लाइन को देख लो। इस पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर अवेलेबल है। और इस रैंडम एक्सेस की प्रॉपर्टी को एक्चुअल में समझा जाए तो ये समझ में आता है कि मैट्रिसेस एक्चुअल में 2 नेस्टेड डिक्शनरीज होती हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ्स की। तो ग्राफ्स एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये जो सर्कल्स होते हैं ये नोड्स या वर्टिसेस होते हैं, और इन सर्कल्स को आपस में जो कनेक्ट करती है उसको हम एज कहते हैं, लाइंस। ऐसा इधर दे रखा है कि ग्राफ्स आर यूजफुल वे टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, एड एन एज फ्रॉम आई टू जे इफ आई इज रिलेटेड टू जे। और इधर ध्यान दो, कुछ इस तरह से हम मैट्रिसेस को यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द ग्राफ्स एंड रिलेशनशिप्स। एम आई जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर देयर एग्जिस्ट अ एज फ्रॉम आई टू जे, यानी आई और जे के बीच कनेक्शन है, और एम आई जे 0 हो जाएगा अगर कोई एज नहीं है आई जे के बीच। तो हम मैट्रिसेस को इस वे में यूज कर सकते हैं। और अब हम मैट्रिसेस के थ्रू इटरेट करेंगे टू एग्रीगेट इन्फो अबाउट द ग्राफ्स। तो आप नोटिस कर सकते हो कि कैसे हम फ्रॉम लिस्ट टू डिक्शनरीज टू मैट्रिसेस टू नाउ ग्राफ एक एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर ऊपर क्लाइम करते जा रहे हैं। सो अब हम बात करते हैं एक पाथ की। सो इधर लिखा है अ पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ एजेस, यानी कि एक पाथ मल्टीपल एजेस कंटेन करता है इन अ ऑर्डर। जितनी ज्यादा एजेस द लॉन्गर द पाथ इज। और अपने सिलेबस में हम एज लेबल्ड ग्राफ से डील करेंगे, यानी कि जो 2 वर्टिसेस होंगे उनके बीच जो एज होते हैं उन पे एक लेबलिंग होगी, और वो लेबलिंग होगी द डिस्टेंस और द कॉस्ट असाइन टू ईच एज, यानी 2 स्टेशन को ट्रेवल करने के लिए कितना डिस्टेंस लगा या कितनी कॉस्ट लगी वो लेबल डिनोट करेगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में आ जाता है रिकर्शन का। एक रिकर्सिव फंक्शन वो होता है जो फंक्शन अपने आप को ही रिपीटेडली कॉल करता है इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पॉपुलर और सिंपल एग्जांपल एक रिकर्सिव फंक्शन का होता है एक फैक्टोरियल फंक्शन, जो कि सबने मैथ्स में पढ़ा है। तो फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल ऑफ n जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो एक रिकर्सिव फंक्शन होता है जिसमें वो फंक्शन इसको सॉल्व करने के लिए पहले n को अलग कर देता है और उस n को मल्टीप्लाई कर देता है फैक्टोरियल ऑफ n-1 से। तो यानी कि वापस फैक्टोरियल ने अपने आप को कॉल कर लिया फैक्टोरियल ऑफ n-1 के थ्रू और एक स्टेप कंप्लीट करा। अब वापस ये लूप चालू होगा और इसके थ्रू रिकर्सिवली वो पूरी प्रोडक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा फैक्टोरियल ऑफ n फाइंड आउट कर। रिकर्शन इन ग्राफ में बात करें तो फिर एक पॉपुलर एल्गोरिदम आ जाती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च भी एक रिकर्सिव फंक्शन है जो कि ग्राफ को ट्रेवर्स करता है बाय रिकर्सिवली विजिटिंग द अनविजिटेड नोड्स इन अ डेप्थ फर्स्ट मैनर। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डेप्थ फर्स्ट सर्च ब्रेथ फर्स्ट सर्च का ऑपोजिट होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं कि किसी भी ट्री की डेप्थ में ना जाकर पहले ब्रेथ को कवर करते हैं, लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में उसका ऑपोजिट होता है। हम किसी भी एक ब्रांच को पिक करते हैं और उसकी पूरी डेप्थ को कवर करते हैं। ब्रेथ को कवर करना हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में राइट साइड वाले फिगर में देखोगे जो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च का एग्जांपल है, तो 0 से स्टार्ट होगा हमारा ट्रेवर्स जो कि सोर्स नोड है, फिर वो 1 पे जाएगा। अब 1 पे जाने के बाद 2 पे जो कि उसका नेबरिंग नोड है उस पे नहीं जाएगा, यानी डेप्थ को कवर नहीं करेगा, लेकिन जो 1 की अपनी खुद की ब्रांच है जो कि ब्रेथ को कवर कर रही है उसको पहले कवर करेगा। तो 2 पे जाने की बजाय वो सबसे पहले 4 पे जाएगा, 4 से वापस 1 पे आएगा, अगेन 1 से वो 2 पे नहीं जाएगा, अपनी ब्रेथ में जाके 1 के बाद 5 पे जाएगा। 5 से जब वो 1 पे वापस आ जाएगा और फिर 1 की सारी ब्रांचेस कवर हो जाएंगी, यानी ग्राफ की डेप्थ कवर हो जाएगी, उसके बाद वो 2 पे जाएगा। 2 की डेप्थ कवर करेगा बाय गोइंग टू 6। 2 की डेप्थ कवर हो गई, उसके बाद वो 3 पे जाएगा और 3 के बाद 7 ही बचता है तो वो उधर जाएगा। तो
ब्रेड्थ को प्रायोरिटी ना समझकर जब ग्राफ की डेप्थ को कवर करते हैं रिस्पेक्टिव ब्रांचेस को एक बार में कवर करके, इसी को डेप्थ फर्स्ट सर्च कह देते हैं। हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के सिलेबस में ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है और उसका वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं कि वी बंडल द डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इनटू एन ऑब्जेक्ट और उसी सिंगल यूनिट को हम क्लास कह देते हैं। तो ये बहुत क्विक एक ओवरव्यू था मेन टॉपिक्स का कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी ये जो कौन थ्योरी आपने पढ़ी है उस वो हेल्पफुल होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मेरे सिंपली डिस्कॉर्ड सर्वर पर जा सकते हो। इन वहाँ पे मैंने अभी लेटेस्ट एंटम के पेपर अपलोड कर दिए, तो वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में होगा। और ये जो नोट्स मैंने यूज़ करे थे ये भी इसी रिसोर्सेज चैनल पे आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएंगे, उसको भी डाउनलोड कर लेना। एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड अगेन ये बहुत ज़्यादा क्विक ओवरव्यू होता है कॉन्सेप्ट्स का, इसमें डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करे जाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझने के लिए एंड पास होना इंश्योर करने के लिए जो आईटी मद्रास के लेक्चर्स हैं उनको देखो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड पीस आउट।